हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज जीएसटी काउंसिल की 40th मीटिंग थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी काउंसिल ने 40th मीटिंग में क्या डिस्कस किया, क्या टैक्स पेयर्स को दिया, कौन कौन सी उनकी एक्सपेक्टेशन थी जो फुलफिल हुई और कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन थी जो फुलफिल नहीं हो पाई। इसके अलावा जून मंथ में और भी जो इंपॉर्टेंट जीएसटी में अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी हम साथ के साथ आज डिस्कस करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने जो सबसे पहला डिसीजन लिया है फ्रेंड्स, वो लिया है जीएसटीआर 3B की पुरानी रिटर्नों की लेट फीस कम करने का। जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 के बीच में जो भी जीएसटीआर 3B किसी भी टैक्स पेयर की पेंडिंग है, ये उनके लिए खुशी की बात है कि अगर वो अपनी उन पेंडिंग रिटर्न्स को 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अगर फाइल करेंगे, जुलाई 17 से जनवरी 20 की जो रिटर्नें पेंडिंग है, अगर वो 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में फाइल होती हैं, उस केस में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो आपको कोई लेट फीस पे नहीं करनी है। और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस बनेगी वो 500 रुपये पर रिटर्न है। 500 रुपीज़ पर रिटर्न मीन्स 500 इंक्लूडिंग CGST एज वेल एज STST। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट है वो है टैक्स लायबिलिटी। जब नो टैक्स लायबिलिटी की हम बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नील रिटर्न। नो टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपकी रिटर्न के अंदर कोई भी टैक्स लायबिलिटी जनरेट ना हो रही हो, कोई भी टैक्स पेबल आपका ना बन रहा हो। यहाँ पे एक और बड़ा कॉन्सेप्ट आता है निकल के, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी और नेट टैक्स लायबिलिटी। जैसा कि हम सबको पता है कि जीएसटी काउंसिल ने पहले ही रिट्रोस्पेक्टिवली लॉ को अमेंड करने का रिकमेंडेशन दिया था 1 जुलाई 2017 से कि इंटरेस्ट जो है वो जीएसटी के अंदर नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर पे होगा, ना कि ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। लेकिन वो अमेंडमेंट अभी तक लॉ में लाई नहीं गई है। मैंने उसका जिक्र इसलिए किया है फ्रेंड्स कि मान लीजिए आपकी रिटर्न में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो नील रिटर्न होगी, कोई लेट फीस इस पर्टिकुलर प्रोविजन में नहीं लगेगी। आपकी रिटर्न में सिर्फ आईटीसी है या कोई और रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन है जिसका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है तो भी आपकी नील लेट फीस होगी। लेकिन मान लीजिए आपकी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, इनवर्ड टैक्स लायबिलिटी भी है, और आउटवर्ड माइनस इनवर्ड जो है वो नेगेटिव है, मीन्स 100 रुपये का आउटवर्ड है, 200 रुपये का इनवर्ड है, तो मीन्स आपकी टैक्स लायबिलिटी कायदे से कुछ नहीं बन रही नेट में, लेकिन ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आपकी 100 रुपीज़ है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन बन रही है कि अगर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी 0 है या माइनस है, उस केस में आपकी लेट फीस नील बनेगी। उस केस में आपको लेट फीस पे नहीं करनी जुलाई 17 से जनवरी 20। हालांकि ये जो जीएसटी काउंसिल ने डिसीजन लिया है इसको अभी नोटिफिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और ऐसा मेरे को लग रहा है कि शायद जब ये नोटिफिकेशन में कन्वर्ट होगा तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है कि इसके ऊपर डिपार्टमेंट या तो क्लैरिफाई करेगा या फिर इसको मॉडिफाई करेगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट को यहाँ पे बड़ा कंसर्न मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो उन्होंने इंटेंशनली किया है या मिस्टेकनली उनसे ऐसा हो गया है। दूसरा फ्रेंड्स, मैक्सिमम लेट फीस ऑफ 500 इन केस ऑफ एनी टैक्स लायबिलिटी। मान लीजिए अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी है जीएसटीआर 3B में, अब ये टैक्स लायबिलिटी ग्रोस है या नेट है, मैं उसको नेट लेके चल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी काउंसिल ऑलरेडी उसको नेट में कन्वर्ट कर चुकी है रिट्रोस्पेक्टिवली। मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में बनती है तो फिर उस केस में आपको 500 रुपये पर रिटर्न लेट फीस पे करनी पड़ेगी। आप समझने वाली बात यह है कि जुलाई 17 से जनवरी 20 के लिए ये रिलीफ आया है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 3B के लिए आया, किसी और रिटर्न के लिए नहीं आया। और ये रिटर्न भी आपको जुलाई 17 से सितंबर 20 के बीच में फाइल करनी है। दूसरा फ्रेंड्स जो आया है वो फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के टैक्स पीरियड वालों के लिए आया है और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए आया, मींस जिनकी प्रीसीडिंग ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। जब हम प्रीसीडिंग ईयर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो फरवरी मार्च 20 के लिए प्रीसीडिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर 18-19 हो गया और अप्रैल 20 के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गया। तो अगर जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का डिपार्टमेंट ने पहले चार्ट निकाला था ड्यू डेट्स का, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग डेट्स का, उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी जीएसटी की रिटर्नें नहीं भर पाते तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर आप 30 सितंबर 2020 से पहले अपनी रिटर्नें इन 3 महीनों की भर देते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट 9% से लगेगा और आपको नॉर्मल लेट फीस पे करनी पड़ेगी। कंसेशनल लेट फीस का आपको प्रोविजन नहीं है क्योंकि कंसेशनल लेट फीस सिर्फ जुलाई 17 से जनवरी 20 के बीच के लिए आई है। दूसरा, ये जो प्रोविजन है वो सिर्फ जीएसटीआर 3B के लिए है, जीएसटीआर 1 के लिए नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप टाइमली अपनी रिटर्न इन 3 महीनों की नहीं भर पाते तो आपको 9% का ब्याज और पूरी लेट फीस देनी पड़ेगी, लेकिन 30 सितंबर 2020 से पहले। अगर 30 सितंबर 2020 की डेट भी अगर आप निकाल देते हैं तो उस केस में 18% का इंटरेस्ट और पूरी लेट फीस आपको उस केस में देनी पड़ेगी।
तीसरा जो डिसीजन आया है वो मई, जून और जुलाई 2020 की रिटर्नों के लिए है। सो मई, जून और जुलाई 20 की रिटर्न के लिए डिपार्टमेंट ने बोला है कि इन तीनों महीनों की जो GSTR 3B की ड्यू डेट है वो डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा, जो सितंबर 2020 में फॉल करेंगी। और अगर आप अपनी सारी रिटर्न्स सितंबर 2020 में जो भी डेट्स आएंगी उससे पहले अगर अपनी फाइल कर देते हैं इन 3 महीनों की GSTR 3B, तो कोई लेट फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोविज़न सिर्फ 5 करोड़ से नीचे की टर्नओवर वालों के लिए है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उनको अपनी रिटर्नें फरवरी, मार्च, अप्रैल की ड्यू डेट के 15 दिनों के अंदर फाइल करनी है। और मई, जून, जुलाई के लिए भी शायद सेम 15 दिन का शायद उनको बेनिफिट मेरे को लग रहा है मिल सकता है। उसके लिए डिपार्टमेंट ने कहीं यहाँ कुछ नहीं बोला है, नोटिफिकेशन के थ्रू ही 5 करोड़ से ऊपर वालों का पता लगेगा। देन नेक्स्ट जो डिसीजन फ्रेंड्स आया है वो ये आया है कि अगर आपका GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो उसका रिवोकेशन आप विद इन 30 डेज ऑफ कैंसिलेशन करवा सकते हैं इन जनरल। लेकिन डिपार्टमेंट ने यहाँ बोला है कि 12 जून 2020 तक अगर किसी का भी GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है किसी भी डेट में, तो 30 सितंबर 2020 से पहले आप अपना कैंसल्ड GST रजिस्ट्रेशन दोबारा रिवोक करवा सकते हैं, दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फ्रेंड्स ऑनलाइन जाती है, इसके ऊपर हमारी एक सेपरेट वीडियो है, आप वो देख सकते हैं कि क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन का। तो फ्रेंड्स ये 4 डिसीजन हुए हैं। लोगों को एक्सपेक्टेड था कि शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल की रिटर्नों की डेट भी बढ़ेगी, लेकिन वो डिपार्टमेंट ने नहीं बढ़ाई। उनके लिए पार्शियल रिलीफ आया है कि आपका अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आप कंसेशनल इंटरेस्ट दे दीजिए और लेट फीस भी जमा करवा दीजिए। मैं यहाँ पे दोबारा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि GST काउंसिल रिट्रोस्पेक्टिवली ग्रोस टैक्स लायबिलिटी को नेट टैक्स लायबिलिटी में इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है, रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर चुकी है। तो मैं जब यहाँ पे इंटरेस्ट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से GST काउंसिल के उस डिसीजन को, हालांकि लॉ में अभी तक अमेंडमेंट हुई नहीं है जो हो जानी चाहिए थी कायदे से, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नेट टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से भी जाते हैं तो वो आपका ग्राउंड वैलिड ग्राउंड होगा और कहीं ना कहीं आपको उस केस में डिपार्टमेंट को रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि GST काउंसिल का डिसीजन इज ए बाइंडिंग डिसीजन ऑन द डिपार्टमेंट और उसके अकॉर्डिंग लॉ में अमेंडमेंट मैंडेटरी होती है। तो फ्रेंड्स ये 4 डिसीजंस आए हैं GST काउंसिल से। कुछ और डिसीजंस भी एक्सपेक्टेड थे लेकिन वो इस काउंसिल मीटिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाए। रेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं आया है और ये चारों डिसीजंस के लिए नोटिफिकेशंस और सर्कुलर आएंगे और देन अगर इसमें कोई लैंग्वेज एरर होगा तो वो उसके थ्रू क्लैरिफाई हो जाएगा। नाउ कम्स टू फ्यू सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस जो डिपार्टमेंट ने निकाली थी। सबसे पहले जो सर्कुलर आया था, एक रिफंड से रिलेटेड सर्कुलर आया था फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ ये सर्कुलर बैड इन लॉ था, बट स्टिल लेट्स डिस्कस व्हाट वाज दैट सर्कुलर। फ्रेंड्स मार्च 2020 में एक सर्कुलर आया था 135/05/2020, जिस सर्कुलर ने यह कहा था कि जो सर्कुलर 18 नवंबर 2019 का था 125/44/2019, उस सर्कुलर के पैरा 36 में ये लिखा हुआ था कि अगर आपका ITC जो G3B में आपने लिया है वो अगर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता तो उस केस में आप अपने इनवॉइसेस रिफंड एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दीजिए और आपको रिफंड मिल जाएगा। मार्च 2020 वाले सर्कुलर ने, जो सर्कुलर नंबर 135/5/2020 है, जो 31 मार्च 2020 का था, उसने ये कहा कि अगर आपका ITC 2A में दिखाई नहीं दे रहा तो आपको GST का रिफंड नहीं मिलेगा, सैंक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स मुझे लगता है ये सर्कुलर बैड इन लॉ है, बिकॉज पहली चीज, कोई भी एक सर्कुलर होता है वो अल्ट्रा वायर्स टू पेरेंट लॉ नहीं हो सकता। दूसरा, सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर नॉट ऑन द टैक्स पेयर्स। ये GST लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इनवॉइस वाइज मैचिंग होनी चाहिए GSTR 3B और GSTR 2A की। अगर इनवॉइस वाइज मैचिंग लॉ में ही नहीं लिखी हुई तो सर्कुलर के थ्रू आप बाइंड नहीं कर सकते। ऐसा मुझे लग रहा है कि वो सर्कुलर कहीं ना कहीं आर्ग्यूएबल है, बट स्टिल ये जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है फ्रेंड्स, जिस सर्कुलर की अब हम बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर है CBEC 20/06/3/2020। ये जो सर्कुलर है फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लैरिफाई करता है कि आपका जो ITC विच रिलेट्स टू इंपोर्ट्स, ISD इनवॉइसेस, इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू RCM है, सिंस ये तीनों चीज़ें आपकी GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो इन तीनों चीज़ों के जो ITC है आपका वो कंसीडर किया जाएगा वाइल सैंक्शनिंग योर GST रिफंड। सो मार्च का जो सर्कुलर था वो GSTR 2A से मैचिंग होनी चाहिए आपकी GSTR 3B,
वो टू द एक्सटेंट ऑफ डायरेक्ट चार्ज इन्वॉइसेस, जो भी आपके इन्वॉइसेस हैं परचेजेस के और एक्सपेंसेस के, सिर्फ उस तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट रखा जाएगा। और आपके कोई भी इंपोर्ट का इन्वॉइसेस है जिसके ऊपर आपने आरसीएम में जीएसटी पे किया है, आईएसडी का इन्वॉइस है, और इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू आरसीएम का जो इन्वॉइस है जो जीएसटी और 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये जो आईटीसी है, तीनों आईटीसी, वो इन्वॉइसेस के बेसिस पे आपको जीएसटी का रिफंड आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा और उसके लिए 2A वाला जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला तो दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन आया था। दूसरा जो क्लैरिफिकेशन आया है वो सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जो आया है, ये 10 जून 2020 को आया है। ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के बारे में क्लैरिफाई करता है। फ्रेंड्स, लो बड़ा क्रिस्टल क्लियर था, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं थी। एक ARI जिसने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा दिया कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर जीएसटी लगेगा आरसीएम में। एक दूसरी ARI जिसने कहा ट्रू स्पिरिट में कि जो एम्प्लॉई डायरेक्टर है उनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, लेकिन जो कंसल्टेंट डायरेक्टर है उनके ऊपर लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने उन दोनों ARs को कंसीडर किया। मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कंफ्यूजन चल रही थी, उसको कंसीडर किया, क्योंकि इन बिटवीन जीएसटी डिपार्टमेंट ने बहुत सारे टैक्स पेयर्स को नोटिस इशू कर दिए थे कि आपके डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के ऊपर आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कीजिए। वो भी प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। नाउ दिस क्लैरिफिकेशन हैज कम, और ये क्लैरिफिकेशन दोस्तों बड़ी सिंपल भाषा में अल्टीमेटली ये कहती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, सो उस केस में डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन पे किया है उसको सैलरी मान लिया जाएगा और वह शेड्यूल 3 में फॉल कर दिया जाएगा और उसके ऊपर आरसीएम में जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन डायरेक्टर अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंट है या प्रोफेशनल फीस लेता है, तो उस केस में उसके ऊपर रिवर्स चार्ज में जीएसटी बनेगा। सो डिपार्टमेंट ने इसका डिमार्केशन भी बड़ी सटीक तरीके से किया कि अगर टैक्स पेयर अपनी बुक्स में रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर को सैलरी दिखाता है, उसके ऊपर 192B में 192 सेक्शन 192 में टीडीएस काटता है, सो उस केस में खुद कंपनी खुद टैक्स पेयर डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये हमारा एम्प्लॉई है, ये जो डायरेक्टर है इसके साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, तो इस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी की लायबिलिटी लगने की बात ही नहीं आती। दूसरा, जिस केस में कंपनी खुद डिक्लेयर कर देती है, कंपनी खुद कहती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि उसने डायरेक्टर को जो पे किया है वो 194J में फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज है और उसका जो टीडीएस है वो प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज के अंडर कटा है, तो उस केस में शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा और कंपनी हैज़ टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि 9(3) के अंदर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर को रिवर्स चार्ज लायबिलिटी में डाला गया है। सो फ्रेंड्स, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन के ऊपर 3 महीने पहले एक डाउट शुरू हुआ, हालांकि हमने पहले भी क्लैरिफाई किया था और साथ के साथ बीच में भी क्लैरिफाई किया कि डायरेक्टर का जो डिमार्केशन है वो होल टाइम डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में है, और इस सर्कुलर में भी डिपार्टमेंट ने यही एक्सप्लेन किया है कि जो होल टाइम डायरेक्टर हैं जिनको कंपनी ने खुद सैलरी पे टीडीएस काटा है जिनका, उनको शेड्यूल 3 में डाल के जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, और जिनको कंपनी ने खुद बोला है कि वो फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज है, तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की कहानी आती है। नाउ कम्स टू नोटिफिकेशन नंबर 47/2020 जो 9 जून 2020 को आई थी। इस नोटिफिकेशन ने ये बोला था दोस्तों, अगर लॉकडाउन जो है फ्रेंड्स वो इंडिया में 24 मार्च 2020 से लगा था, सो अगर आपका ई वे बिल है जो 20 मार्च 2020 को वैलिड था, अगर आपका कोई ई वे बिल है वो 20 मार्च 2020 को वैलिड था, तो उस ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड करके 30 जून 2020 कर दी गई है। पहले इस वैलिडिटी को बढ़ा के 30 अप्रैल किया गया था, फिर 31 मई, अब उसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। सो 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 के जितने भी ई वे बिल्स हैं उन सब की वैलिडिटी मिनिमम ऑफ 30 जून 2020 है, और अगर उनकी एक्चुअल वैलिडिटी 30 जून से ज़्यादा भी जाती है तो फिर वो एक्चुअल डेट उनकी मानी जाएगी। सो जितने भी ई वे बिल्स 20 मार्च 2020 को वैलिड थे वो डीम्ड वैलिड माने जाएंगे 30 जून ऑफ 2020 तक फ्रेंड्स। इसके जो लास्ट नोटिफिकेशन जो जून में आई है फ्रेंड्स वो 9 जून को आई है, नोटिफिकेशन नंबर 46/2020। ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स क्या कहती है, ये नोटिफिकेशन बात करती है जीएसटी रिफंड के रिगार्डिंग में। सो लेट्स सी व्हाट नोटिफिकेशन सेज। नोटिफिकेशन ये कहती है दोस्तों कि एज पर द लॉ
आपको अगर आप जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन फाइल करते हैं, सो डिपार्टमेंट को विद इन 15 डेज उस रिफंड एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेना होता है। एक प्रीवियस टैक्स ऑर्डिनेंस आया था जिसके थ्रू ये बोला गया था कि आपकी जितने भी 20 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में जितने भी एक्शंस हैं उनको 30 जून 2020 की कट ऑफ डेट मान ली जाएगी और 15 दिन का जो टाइम है उसको बढ़ा के 30 जून 2020 तक कंसीडर कर लिया जाएगा। अब डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है दोस्तों कि जो 30 जून 2020 की जो डेट है वो तो है ही है, साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि 15 दिन कब खत्म हो रहे हैं। मान लीजिए आपने अपनी जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2020 को फाइल करी, तो उसके हिसाब से 15 दिन मतलब 16 अप्रैल 2020 तक डिपार्टमेंट को उस रिफंड एप्लीकेशन पे एक्शन ले लेना चाहिए था। लेकिन जो टैक्स ऑर्डिनेंस का सर्कुलर कहता है दोस्तों, टैक्स ऑर्डिनेंस का जो ऑर्डिनेंस कहता है दोस्तों, वो ये कहता है कि उस 16 अप्रैल को 30 जून 2020 तक लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अगर आपने अपनी रिफंड एप्लीकेशन 20 जून 2020 को फाइल की है तो उस केस में जो लिमिटेशन एंड हो रहा है दोस्तों वो 30 जून 2020 की जगह 5 जुलाई 2020 को एंड हो रहा है। सो 15 डेज और 30th ऑफ जून टू द 2020 विच एवर इज लेटर को लिमिटेशन पीरियड मान लिया जाएगा सेक्शन 54 में फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे डिसीजन हुए जीएसटी की 40th काउंसिल मीटिंग में, प्लस इससे पहले जो लास्ट वीक में जितने भी सर्कुलर और नोटिफिकेशन आई थी वो भी सब के सब हमने डिस्कस कर ली हैं। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। थैंक यू फ्रेंड्स।